स्टडी चैनल में स्वागत है। इससे पहले मैंने आप सभी को इम्यून सिस्टम के बारे में बताया था, कितने टाइप्स के इम्यून सिस्टम होते हैं वो उसके बारे में बताया था। इम्यून सिस्टम दो टाइप के होते हैं, इनेट इम्यून सिस्टम और दूसरा होता है एक्वायर इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम क्या होता है, ये जन्म से हमें प्राप्त होता है, और एक्वायर इम्यून सिस्टम क्या होता है, आफ्टर बर्थ यानी जन्म के बाद जो सेल्स एक्टिवेट होते हैं उसको हम एक्वायर इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। एक्वायर इम्यून सिस्टम में हम लोग बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, तो आपको इम्यून सिस्टम से रिलेटेड सेल का अध्ययन करना है। तो देखिए इधर सब ध्यान देंगे, सेल रिलेटेड इम्यून सिस्टम। मैंने एक चार्ट बनाया है, पहला लिखा है ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, ये सब WBC के सेल है। तो किसके सेल है? WBC। आप लोग जानते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेल होता है WBC, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। तो व्हाइट ब्लड सेल के दो टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट के भी तीन पार्ट होते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल एंड एसिडोफिल। बोलिए, न्यूट्रोफिल, बेसियोफिल, एसिडोफिल। और ये ग्रेन्युलोसाइट के दो पार्ट होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट फर्दर क्या होता है, डिवाइड होता है टिश्यू में जाके, वो कन्वर्ट होता है मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल में, मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल में डिवाइड होता है। लिम्फोसाइट भी तीन भाग में डिवाइड होता है, दैट इज टी सेल, बी सेल एंड किलर, नेचुरल किलर सेल में डिवाइड होता है। क्या है बताइए? टी सेल, बी सेल एंड नेचुरल किलर सेल। देखिए टी सेल और जो बी सेल है आपका हमारा एक्वायर मतलब एक्वायर इम्यूनिटी में काम करता है, इम्यूनिटी का पार्ट है। मगर नेचुरल किलर सेल वो हमको जन्म से मिल जाता है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी का वो सेल है नेचुरल किलर सेल, है ना। हम लोग इसके बाद देखेंगे एक एक सेल कैसे काम करता है, वो हम सबसे इसमें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर जो ग्रेन्युलोसाइट्स का देखते हैं, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कैसा है, ये न्यूक्लिएटेड सेल है। कौन सा सेल है? न्यूक्लिएटेड सेल। इसमें न्यूक्लिएटेड जो है लोब्स में रहेगा। कितने लोब्स में रहेगा? कितने लोब्स में रहेगा? न्यूक्लिएटेड सेल है। कौन सा सेल है? न्यूक्लिएटेड सेल, है ना। मल्टी लोब्ड न्यूक्लिएटेड सेल, दैट इज न्यूट्रोफिल। इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ग्रेन्यूल्स। न्यूट्रोफिल में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे ये फैगोसाइटिक नेचर का होता है, लिख लीजिए, न्यूट्रोफिल इज अ फैगोसाइटिक नेचर, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का पैथोजन आता है, चाहे वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, उसको वो फैगोसाइट करेगा, उसको भक्षण करने का काम करेगा। तो देखिए ये ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये इसमें एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइटिक एंजाइम। ग्रेन्यूल्स में क्या होते हैं? लाइटिक एंजाइम। मान लीजिए यहां पर कोई वायरस आ गया। क्या आ गया? वायरस क्या करेगा? न्यूट्रोफिल इसको क्या करेगा? एंटर करेगा, अंदर घुसेगा, एनगल्फ करेगा, दैट इज कॉल्ड एनगल्फ। इसको एनगल्फ प्रोसेस बोला जाता है। अब क्या होगा, जो एनगल्फ करा वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे फैगोसोम। क्या बोलेंगे? फैगोसोम। इनगल्फ, इसमें वायरस है, इसमें क्या है? बोलिए, वायरस, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर न्यूट्रोफिल के पास क्या है? एक अदर लाइटिक एंजाइम का, जिसको हम लोग बोलेंगे लाइसोसोम। क्या बोलेंगे? लाइसोसोम। दोनों कंबाइंड होगा, दोनों फैगोसोम और लाइसोसोम कंबाइंड होगा, उसको
फेगोलाइसोसोम बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? फेगोलाइसोसोम। जब ये क्या, फेगोलाइसोसोम क्या करता है? इंटरमीडिएट पार्ट है। और फेगोलाइसोसोम क्या करेगा? जो वायरस है उसको छोटे छोटे कणों में विभाजित करेगा। दैट इज मॉडिफाइड एंटीजन, प्रोसेस एंटीजन उसको तोड़ के उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करेगा और ये क्या करेगा? सेल के बाहर एग्जिट कर देगा। ये न्यूट्रोफिल का काम है। न्यूट्रोफिल क्या किया? कोई भी अटैक कर रहा है उसको इनगल्फ करेगा, उसको तोड़ेगा और बाहर फेंक देगा। न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा कितने परसेंट में रहता है? न्यूट्रोफिल 70% में, बॉडी में 60 to 70% में रहता है बॉडी में। तो न्यूट्रोफिल की मात्रा सबसे ज्यादा है। ग्रेन्युलोसाइट है, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। सब लिख लिए, डायग्राम बना लिए, है ना? अब आते हैं, इसको मिटाए। अब आते हैं दूसरा हम लोग लेते हैं बेसियोफिल। क्या लेते हैं? बेसियोफिल। अब बेसियोफिल भी एक ग्रेन्युलोसाइट्स है। ग्रेन्यूल वाला, ग्रेन्युलेटेड ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है इसमें। ये क्या है बेटा? ग्रेन्यूल्स। अब इसका जो न्यूक्लियस है कैसा आकार का रहेगा बेटा? एस आकार का, एस शेप्ड न्यूक्लियस। बोलिए, एस शेप्ड न्यूक्लियस। इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, और ये एस शेप्ड बेसियोफिल है। अब ये मैंने न्यूट्रोफिल में बताया ये फेगोसाइटिक नेचर का होता है, मगर बेसियोफिल नॉन फेगोसाइटिक नेचर का होता है। नॉन फेगोसाइटिक नेचर है ये बेसियोफिल है। इसकी मात्रा ज्यादा नहीं रहती है बॉडी में, ये 0 to 4% में रहेगा WBC का। ठीक है, नॉन फेगोसाइटिक। इसका जो ग्रेन्यूल्स है ये एलर्जेटिक प्रॉपर्टी रहता है। क्या प्रोड्यूस करता है बॉडी में? एलर्जी प्रोड्यूस है, एलर्जी को प्रोड्यूस करता है बॉडी में। और इसमें एक एंटीबॉडी रिसेप्टर पाया जाता है। तो कौन सा एंटीबॉडी रिसेप्टर पाया जाएगा? किसको वो मतलब पहचानेगा, रिकॉग्नाइज करेगा? IgE। इसमें एक रिसेप्टर पाया जाता है जो IgE एंटीबॉडीज को क्या करेगा? रिसेप्टर करेगा। ये IgE को पहचानेगा, ये रिसेप्टर है। बेसियोफिल एंड अदर इज मास्ट सेल। बेसियोफिल का स्ट्रक्चर बना लिए बेटा? बना लिए? सभी बना लिए? अब आते हैं बेसियोफिल का दूसरा पार्ट है जिसका हम लोग बोलते हैं, ये देखिए, ये 0.4% में कम मात्रा में रहेगा। ये एलर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसका नेचर क्या है? नॉन फेगोसाइटिक। किसी चीज को वो फेगोसाइटिक नहीं करेगा, खाएगा नहीं। और इसका न्यूक्लियस एस आकार का रहेगा। ये कौन से एंटीबॉडीज का रिसेप्टर इसमें रहता है? IgE। ये एग्जाम में आता है। अब आते हैं बेसियोफिल का दूसरा कैरेक्टर, दूसरा सेल है बेसियोफिल से रिलेटेड, वो है मास्ट सेल। आपको एग्जाम में व्हाट डू यू मीन बाय मास्ट सेल? मास्ट सेल क्या होता है? मास्ट सेल भी बेसियोफिल का ही पार्ट है। इसमें क्या रहेगा? इसमें न्यूक्लियस है मास्ट सेल का, इसमें भी ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब कौन से इस ग्रेन्यूल्स का क्या क्या है? ये केमिकल है। ग्रेन्यूल्स मींस केमिकल। ये कौन सा केमिकल है? हिस्टामाइन, सीरोटोनिन। ये केमिकल है जो मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है। हिस्टामाइन ऐसा केमिकल है जो बॉडी में क्या प्रोड्यूस करता है? दैट इज एलर्जी। क्या प्रोड्यूस करता है? एलर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में कोई भी दुश्मन जब एंटर करता है ना, तो हमारा बॉडी क्या होगा? मास्ट सेल
वो एक्टिवेट होगा और एलर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें भी एक रिसेप्टर पाया जाता है, एक रिसेप्टर पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर में कौन सा एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है? ये आईजी, बताइए आईजी, ये एंटीबॉडीज है ना। ये कौन सा एंटीबॉडीज है? आईजीई। आईजीई रिसेप्टर से आईजीई एंटीबॉडीज आके जुड़ेगा। वो केवल मास्ट सेल में पाया जाएगा और बेसियोफिल में पाया जाएगा। बेसियोफिल में एक रिसेप्टर पाया जाता है जो आपका क्या करता है, एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है। कौन से एंटीबॉडीज को रिकॉग्नाइज करता है? आईजीई। अब आईजीई जो एंटीबॉडीज है वो मास्ट सेल के पास आएगा, तभी ये क्या करेगा, मास्ट सेल, ये मास्ट सेल क्या करेगा, इसके अंदर का केमिकल अंदर है, जब तक अंदर है जब तक ये एंटीबॉडीज अटैच नहीं हुआ है। अब एंटीबॉडीज के साथ एंटीजन अटैच होता है, कोई दुश्मन अटैच होता है, एंटीजन मतलब दुश्मन, दुश्मन अटैच हुआ, मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ। मास्ट सेल एक्टिवेट हुआ तो मास्ट सेल का अंदर का जो ग्रेन्यूल्स का केमिकल है वो एक्सोसाइटोसिस करेगा, मतलब यहाँ का केमिकल बाहर निकलेगा, यह हिस्टामाइन बाहर निकला और यही हिस्टामाइन ब्लड सर्कुलेशन में आएगा और हमारा बॉडी क्या करेगा, क्या करेगा, हमारा बॉडी एलर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये सारे देखिए यहाँ पर ऐसा ऐसा रिसेप्टर पाए जाते हैं जो एंटीबॉडीज को क्या करता है, लाता है और इस एंटी आईजीई के साथ जोड़ देता है। तो आईजीई जैसे जुड़ता है मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाता है, मास्ट सेल से क्या निकलने लगता है, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन एक ऐसा केमिकल है जो बॉडी में क्या करेगा, एलर्जी प्रोड्यूस करेगा। एलर्जी आया समझ में? ये बेसियोफिल का नेचर है, बेसियोफिल होने से हमारे बॉडी में एलर्जी प्रोड्यूस होता है। अब आते हैं, ये मास्ट सेल हो गया, अब आते हैं एसिडोफिल में। एसिडोफिल, व्हाट डू यू मीन बाय एसिडोफिल? एसिडो, इसका नेचर एसिडिक होता है इसलिए एसिडोफिल बोलते हैं। इसका नेचर क्या होगा, फैगोसाइटिक नेचर, फैगोसाइटिक नेचर। ये कब एक्टिवेट होता है, बॉडी में जब पैरासाइट अटैक होता है, जब बॉडी में पैरासाइटिक अटैक जब होगा तब एसिडोफिल एक्टिवेट होता है। क्या हुआ, कट गया? कितना देर से कटा है?